दोस्तों, कलेक्टर साहब जो अब शहर के बड़े पद पर आसीन थे, बरसों बाद अपने गांव लौटे। इस बार उनका लौटना कुछ अलग था। वह अपने पद और प्रतिष्ठा को दरकिनार कर चरवाहे के भेष में गांव की असलियत जानने की ठानी थी। उनका मन बेचैन था। न जाने क्यों उन्हें अपने गांव की यादें अब धुंधली और जटिल सी लगने लगी थीं। गांव में कदम रखते ही उन्होंने देखा कि माहौल बदला बदला सा है। लोग आपस में बात करते हुए खौफ और साए के डर में जी रहे थे। रास्ते में उन्हें किसी ने पहचानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब उनके कपड़े फटे पुराने थे। उनकी आंखों में एक सामान्य चरवाहे की साधारणता झलक रही थी। जब वह गांव के चौपाल पर पहुंचे तो वहां भारी पंचायत लगी हुई थी। भीड़ के बीच से आवाजें उठ रही थीं, गाली गलौच और चीखें। कलेक्टर साहब ने पास जाकर देखा तो उनके पिता, जो बुजुर्ग और कमजोर हो चुके थे, और उनकी पत्नी, जो हमेशा उनके सपनों का सहारा बनी, जमीन पर घुटनों के बल झुके हुए थे। पंचायत के सामने उन्हें बेइज्जत किया जा रहा था। पंचायत के मुखिया, जो गांव के दबंगई के लिए मशहूर थे, अपनी ऊंची कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने एक बड़ा झूठ फैलाया था कि कलेक्टर साहब के परिवार ने गांव की जमीन का कुछ हिस्सा धोखे से अपने नाम कर लिया है। इस झूठ को आधार बनाकर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर दोनों पर जुल्म ढाने की साजिश रची थी। कलेक्टर साहब ने देखा कि उनके पिता को जबरदस्ती जमीन पर गिरा दिया गया और उन्हें पंचायत के आदेश पर थूक चाटने को मजबूर किया जा रहा था। उनकी पत्नी ने रोते हुए विरोध किया तो उन्हें चुप कराने के लिए लाठियां बरसाई गईं। वह दर्द से चीख रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। भीड़ में मौजूद हर शख्स डर और मजबूरी का मारा हुआ था। कलेक्टर साहब के हाथ शक्ति से मुट्ठी में बंध गए। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सब लोग लाइक करते हैं। आज देखते हैं मां के लिए कौन कौन लाइक करते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सब लोग लाइक कमेंट में ये वाला इमोजी सेंड करता है। आज देखते हैं मां के बड़े बड़े सेलिब्रिटी मुखिया की इतनी ताकत कैसे हो गई? आज देखते हैं मां के लिए कौन कौन लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ये वाला इमोजी सेंड करता है। मुखिया की ताकत उसकी दहशत और दौलत है, लेकिन इस दौलत के पीछे एक बड़ा खेल छिपा है, गांव की जमीन हथियाने का खेल। कलेक्टर साहब को वह हर बात धीरे धीरे जोड़ने लगी। पंचायत के दबाव में लोगों ने अपनी जमीनें मुखिया के नाम कर दी थीं। जो विरोध करता उसे सरेआम अपमानित या झूठे मामलों में फंसाया जाता। उनके पिता और पत्नी इस साजिश के नए शिकार थे। अगली सुबह कलेक्टर साहब ने गांव की सीमा के पास एक झोपड़ी किराए पर ली और वहां से गांव पर नजर रखने लगे। उनके चरवाहे के भेष ने उन्हें आम इंसान बना दिया था और कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। धीरे धीरे वे मुखिया के करीबियों के बीच उठने बैठने लगे। मुखिया के सबसे भरोसेमंद आदमी श्याम से उन्होंने दोस्ती कर ली। श्याम शराब के नशे में अक्सर अपनी जुबान खोल देता था। एक रात उसने बातों बातों में बताया, मुखिया ने जो भी किया है वह बस ताकत पाने के लिए किया। तेरे कलेक्टर साहब के बाप को सबक सिखाना जरूरी था। उनके पास कुछ कागजात हैं जो मुखिया को खतरा बन सकते थे। कलेक्टर साहब ने महसूस किया कि यह कागजात उनकी जमीन और संपत्ति से जुड़े थे, जिन पर मुखिया ने नजर गड़ा रखी थी। लेकिन वह सबूत कहां थे, यह पता लगाना अब सबसे जरूरी हो गया था। कलेक्टर साहब ने अगले कुछ दिनों में गांव के हर छोटे बड़े व्यक्ति से मिलने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि मुखिया ने न केवल उनके परिवार बल्कि गांव के कई गरीब लोगों का शोषण किया था। साजिश इतनी गहरी थी कि पंचायत के कई सदस्य भी मुखिया के दबाव में झूठ बोल रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि मुखिया का आदमी बंसी एक मोटे थैले के साथ जंगल की ओर जा रहा है। कलेक्टर साहब ने बिना देरी किए उसका पीछा किया। जंगल के बीच एक वीरान झोपड़ी में बंशी ने वह थैला छुपाया। कलेक्टर साहब ने दूर से देखा कि थैले में कुछ कागजात और नकदी भरी हुई थी। उनके मन में आशंका हुई कि यही वह सबूत हो सकते हैं जिनसे मुखिया ने सबको दबा रखा था। वह रात भर उस झोपड़ी के पास छुपे रहे। उन्हें यह तय करना था कि सही समय पर वहां पहुंचकर वह कागजात हासिल कर ले। लेकिन दूसरी तरफ गांव के मुखिया की दहशत बढ़ती जा रही थी। उनके पिता और पत्नी पर और अत्याचार होने की खबरें आ रही थीं। सुबह होते ही कलेक्टर साहब ने बंशी की गतिविधियों पर फिर से नजर रखनी शुरू की। उन्होंने यह भी जाना कि पंचायत में 2 लोग ऐसे थे जो अंदर ही अंदर मुखिया के खिलाफ थे, लेकिन खुलकर सामने आने से डर रहे थे। गांव के हालात बद से बदतर हो रहे थे। कलेक्टर साहब का धैर्य अब टूटने के कगार पर था, लेकिन उन्होंने खुद से वादा किया था कि वह जल्दबाजी में अपनी असलियत उजागर नहीं करेंगे। उन्हें एक ऐसा मौका चाहिए था जहां वह मुखिया के पूरे खेल को सबके सामने ला सके। कलेक्टर साहब ने अगली रात का इंतजार किया। जंगल की झोपड़ी में छिपाए गए थैले तक पहुंचने का यही सही समय था, जब पूरा गांव सो रहा था। वह बिना आवाज के झोपड़ी तक पहुंचे।
दीवार दरार से झांकने पर उन्होंने देखा कि बंशी और मुखिया के दो आदमी वहां बैठे शराब पी रहे थे। उनके पास एक और थैला था। कलेक्टर साहब को अंदेशा हुआ कि यह नए कागजात भी किसी और गरीब परिवार से छीने गए होंगे। वह पास के पेड़ों के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगे। मुखिया ने कह दिया है कि यह सब कागजात कल सुबह शहर भेजने हैं। कलेक्टर साहब के बाप का खेल अब खत्म होने वाला है, बंसी हंसते हुए बोला। दूसरे आदमी ने पूछा, लेकिन अगर वह कागजात कहीं खो गए तो कोई खोएगा नहीं। जब तक यह कलेक्टर साहब खुद यहां वापस नहीं आते, उनके परिवार को सबक सिखाते रहेंगे, बंसी ने कहा और जोर से हंस पड़ा। यह सुनकर कलेक्टर साहब का खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा। वह जानते थे कि जल्दबाजी से सब चौकन्ने हो जाएंगे। उन्होंने योजना बनाई कि जैसे ही यह लोग झोपड़ी छोड़ेंगे, वह अंदर जाकर सबूत ले लेंगे। कुछ देर बाद बंसी और उसके साथी झोपड़ी से बाहर निकले। कलेक्टर साहब ने उनका पीछा नहीं किया। जैसे ही वे ओझल हुए, वे अंदर घुसे और थैले को खोलकर देखा। उनकी उम्मीद सही निकली। थैले में उनके पिता की जमीन के असली कागजात थे, साथ ही गांव के कई अन्य लोगों के भी। इसके अलावा एक छोटी डायरी भी थी, जिसमें मुखिया के हर गैरकानूनी काम का ब्यौरा लिखा हुआ था। लेकिन तभी उन्हें बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह झट से झोपड़ी के एक कोने में छिप गए। एक आदमी झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ और इधर उधर देखता रहा। कलेक्टर साहब की सांसें थम गई। वह जानते थे कि अगर पकड़े गए तो सारा सच उजागर होने से पहले ही मुखिया उन्हें खत्म करवा देगा। आदमी थोड़ी देर बाद बाहर चला गया। कलेक्टर साहब ने राहत की सांस ली और तुरंत झोपड़ी से निकल का थैला लेकर अपनी झोपड़ी की ओर भागे। लेकिन अब मामला और खतरनाक हो गया था। वह जानते थे कि मुखिया और उसके लोग यह महसूस कर लेंगे कि उनके राज खतरे में है। अगली सुबह पंचायत का माहौल और तनावपूर्ण हो गया। मुखिया ने ऐलान किया कि कलेक्टर साहब के पिता और पत्नी को अगर आज पंचायत के सामने झुकाया नहीं गया तो उन्हें गांव से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा। गांव वाले सहमे हुए थे, लेकिन कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कलेक्टर साहब ने उसी समय अपने चरवाहे के भेष में पंचायत में कदम रखा। उनकी आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन उन्होंने खुद को शांत बनाए रखा। वह भीड़ में चुप खड़े रहे। उनकी नजरें मुखिया और उनके आदमियों पर थीं। तभी पंचायत के बीच वंशी घबराता हुआ आया और मुखिया के कान में कुछ फुसफुसाया। मुखिया के आंखों में डर झलकने लगा। उसने तुरंत पंचायत को स्थगित करने का बहाना बनाया और अपने आदमियों के साथ बाहर निकल गया। कलेक्टर साहब ने इसे अपने लिए सही समय समझा। वह जान चुके थे कि मुखिया अब कमजोर पड़ रहा है, लेकिन उनकी असली चुनौती यह थी कि वह गांव वालों का भरोसा कैसे जीते और मुखिया की साजिश को सबके सामने उजागर करें। पंचायत से लौटने के बाद कलेक्टर साहब ने अपनी झोपड़ी में छिपे कागजात और डायरी को फिर से पढ़ा। हर पन्ने पर मुखिया के झूठ, उसकी ताकत के पीछे का काला सच और गांव वालों की बेबसी दर्ज थी। यह उनके लिए वह हथियार था जिससे वह मुखिया के साम्राज्य को गिरा सकते थे। लेकिन वक्त कम था। मुखिया को भनक लग चुकी थी कि कोई उसकी साजिश के राज खोलने के करीब पहुंच चुका है। अगली रात कलेक्टर साहब ने गांव के उन लोगों को चुपके से अपने पास बुलाया जो मुखिया के खिलाफ थे, लेकिन डर की वजह से कुछ नहीं कह पा रहे थे। उन लोगों में रामू और दो बुजुर्ग पंचायत सदस्य भी थे। रामू, जो अब तक मुखिया का आदमी था, धीरे से कहा, मुखिया मुझे भी डरा धमकाकर अपने साथ रखता है, लेकिन मैंने जो देखा वह अब बर्दाश्त नहीं होता। उसकी सारी ताकत बस इन कागजात और डराने धमकाने पर टिकी है। कलेक्टर साहब ने डायरी और कागजात उन सबको दिखाए। रामू और बाकी लोगों के चेहरे पर हैरानी के साथ राहत का भाव था, लेकिन सवाल यह था कि इसे गांव के बाकी लोगों के सामने कैसे लाया जाए, खास करके तब जब मुखिया के गुंडे हर ओर नजर रख रहे हो। सुबह गांव की पंचायत फिर इकट्ठा हुई। इस बार मुखिया ने ऐलान किया कि कलेक्टर साहब के पिता और पत्नी को गांव से निकाल दिया जाएगा। वह अब किसी भी विरोध को सहने को तैयार नहीं था। लोगों की नजरें जमीन पर झुकी थीं। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन तभी भीड़ के बीच से चरवाहे के वेश में खड़ा एक व्यक्ति आगे बढ़ा। कलेक्टर साहब ने अपनी आवाज को कठोर करते हुए कहा, पंचायत के फैसले से पहले क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूं? मुखिया ने उसे घूरते हुए कहा, तू कौन होता है सवाल पूछने वाला? कलेक्टर साहब ने उसकी बात को अनसुना करते हुए गांव वालों की ओर देखा। क्या आप सब जानते हैं कि मुखिया ने कितने लोगों की जमीन छीन ली है, कितने घर उजाड़ दिए हैं, और जो कागजात वह दिखाकर सबको धमकाता है वह असली भी है या नहीं? मुखिया गुस्से में चीख पड़ा, चुप हो जा, नहीं तो तुझे भी इन्हीं की तरह सजा मिलेगी। लेकिन इससे पहले कि मुखिया कुछ और कहता, कलेक्टर साहब ने कागजात और डायरी को भीड़ के सामने लहराया।
ये देखो, ये सबूत है कि ये आदमी झूठ और धोखे से यहां का राजा बना हुआ है। यह डायरी उनके हर गुनाह की गवाही देती है। गांव वाले धीरे धीरे अपने डर से उबरने लगे। लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। बुजुर्ग पंचायत सदस्यों ने भी डायरी की सच्चाई की पुष्टि की। रामू ने भी सामने आकर कहा, यह सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुखी ने हर गरीब के जमीन पर कब्जा किया है। मुखिया हक्का बक्का रह गया। वह जानता था कि अगर यह सबूत सबके सामने आ गया तो उसका अंत करीब है। उसने अपने आदमियों को इशारा किया कि कागजात छीन ले, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, कलेक्टर साहब ने तेज आवाज में कहा, अगर किसी ने कदम बढ़ाया तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इस बार उनकी आवाज में ऐसा रुतबा था कि सभी ठिठक गए। मुखिया और उसके गुंडे पहली बार असहाय दिख रहे थे। मुखिया और उसके आदमियों की बेचैनी बढ़ चुकी थी। गांव की भीड़ अब दो हिस्से में बंटने लगी थी। कुछ लोग अब खुलकर मुखिया के खिलाफ खड़े हो रहे थे, जबकि कुछ अभी भी डर से चुप थे। कलेक्टर साहब ने उनकी यह दुविधा समझी। उन्होंने डायरी और कागजात को ऊंची करते हुए कहा, यह सबूत यह साबित करने के लिए काफी है कि जो अत्याचार तुम सबने सहा है वह मुखिया की साजिश का हिस्सा था। लेकिन यह भी तय है कि अगर हम सब ने मिलकर अब कदम नहीं उठाया तो यह अत्याचार कभी खत्म नहीं होगा। गांव वालों की आंखों में संकोच और हिम्मत के बीच संघर्ष साफ दिख रहा था। इसी बीच मुखिया ने अपने आदमियों को इशारा किया। 4-5 गुंडे जो उसके सबसे करीबी थे, धीरे धीरे कलेक्टर साहब की ओर बढ़ने लगे। कलेक्टर साहब ने इसे भांप लिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुए। उन्होंने ठहर कर भीड़ की ओर देखा और कहा, अगर तुम सब चुप रहे तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। आज ये मेरे परिवार पर अत्याचार कर रहे हैं, कल तुम्हारे घरों पर धावा बोलेंगे। मुखिया के आदमी अब कलेक्टर साहब के काफी करीब पहुंच चुके थे। अचानक रामू और कुछ बुजुर्ग पंचायत सदस्य आगे आए। अगर किसी ने इसे छूने की कोशिश की तो हम सब मिलकर तुम्हें रोकेंगे, रामू ने गरजते हुए कहा। यह पहली बार था जब गांव के लोग मुखिया के खिलाफ खड़े हो रहे थे। धीरे धीरे भीड़ में से और लोग आगे आने लगे। मुखिया के आदमियों ने घबराकर पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन मुखिया ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, यह सब नाटक है। तुम लोग भूल गए हो कि गांव में कौन असली ताकत है। उसने अपने पास खड़े एक आदमी को इशारा किया जो अपनी बंदूक निकलने ही वाला था, लेकिन कलेक्टर साहब ने तेज आवाज में कहा, रुक जाओ, मैंने यह खेल बहुत देख लिया है। तुम सबको लगता होगा कि मैं सिर्फ एक चरवाहा हूं, लेकिन मैं अपनी असलियत छिपाकर इस गांव में आया था। मैं वही कलेक्टर हूं जिसके परिवार पर तुम्हारे अत्याचार हो रहे हैं। अब यह सब खत्म होगा। मुखिया और उसके आदमी के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा, लेकिन उनके पास अब भी कुछ चाल थी। मुखिया ने झूठी हंसी के साथ कहा, कलेक्टर साहब, ये सब कागजात झूठे हैं। ये तो गांव वालों को भड़काने की साजिश है। आप सब देखो, ये इंसान अपनी ताकत का इस्तेमाल कर गांव में फूट डालना चाहता है। गांव वालों में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। कलेक्टर साहब ने अपनी जेब से एक और कागज निकाला और कहा, यह सरकार से मंजूर हुए दस्तावेज है जो साबित करता है कि मेरे पिता के नाम पर जो जमीन थी वह अब भी हमारी है, और यह तुम्हारी झूठी साजिश की पोल खोलने के लिए काफी है। भीड़ अब पूरी तरह मुखिया के खिलाफ हो चुकी थी। लोगों ने धीरे धीरे उसे और उसके आदमियों को घेरना शुरू कर दिया था। रामू ने चिल्लाकर कहा, तुमने हमें बरसों तक डराया, हमारे घर छीने, अब तुम्हारी बारी है। मुखिया ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बंद हो चुका था। गांव के माहौल में तनाव चरम पर था। कलेक्टर साहब ने शांत स्वर में कहा, यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अब भी वह कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन यह तुम्हारी एकता है जो उसके जैसे लोगों को हराएगी। मैं यहां तुम्हारे साथ खड़ा हूं, लेकिन यह तुम्हें तय करना है कि तुम कब तक सहते रहोगे। मुखिया के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वह जानता था कि उसकी ताकत अब उसके झूठ के तिनके के सहारे खड़ी है, लेकिन उसके इरादे अभी भी खतरनाक थे। गांव वालों का गुस्सा अब मुखिया के खिलाफ